आज हम बहुत सी नई चीजें पढ़ेंगे। आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हमने पढ़ा था 1G के बारे में, जिसे लॉन्च किया गया था 1984 में। यहाँ पे जो आपकी डाटा ट्रांसफर रेट था वो था 2.4 केबी पर सेकंड। उसके बाद हम लेके आए थे 2G नेटवर्क्स, जो 1990s में लॉन्च किया गया था, और इसमें जो आपका डाटा रेट था वो लगभग 64 केबी पर सेकंड था। इसके बाद 1998 में आप लेके आते हैं 3G नेटवर्क्स। अब ये जो 3G नेटवर्क्स हैं, इसमें जो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 2 MB पर सेकंड हो जाती है। इसके बाद 2011 में हम लेके आते हैं 4G नेटवर्क्स। अब यहाँ पे जो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है वो लगभग 100 Mbps हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे 5G के बारे में, जिसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो आपका 1G था, इसमें आप एनालॉग सिग्नल में डील कर रहे थे और वॉइस सर्विसेज ही मिलती थी यहाँ पे, मतलब आप किसी तरह का SMS या MMS नहीं भेज सकते थे। इसके बाद 2G आया। 2G में हम ना केवल वॉइस डिजिटली कन्वर्ट करने लगे, यानी कि जो बातचीत हो रही थी अब डिजिटली हो रही थी, उसके अलावा हम कुछ SMS और MMS को भी भेज सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप फर्दर था आपके 1G से। इसके बाद आती है आपके 3G सर्विसेज। अब यहाँ पे वॉइस और डाटा के अलावा एक तरह से मोबाइल ब्रॉडबैंड की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे जो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है वो काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से आप बहुत सारी एप्लीकेशंस जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखना या गेम्स खेलना, इनको आप परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद आती है आपकी 4G सर्विसेज। यहाँ पे आप किसी भी IP एड्रेस को यूज कर सकते थे, और इसी को कहा गया है आपका ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो वाकई काफी तेज थी। आइए अब जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन में क्या कमियां रह गई थी। तो यहाँ पे जो आपकी वॉइस क्वालिटी थी वो काफी पुअर थी। उसके अलावा जो बैटरी लाइफ थी आपके मोबाइल फोन्स की वो भी काफी पुअर थी, और साथ के साथ जो आपके मोबाइल फोन थे वो काफी बड़े थे साइज में, जिसकी वजह से इनको कैरी करना काफी अनप्रोडक्टिव सा लगता था। तो इस वजह से हमने इंट्रोड्यूस किया सेकंड जनरेशन, और इस सेकंड जनरेशन में भी कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जांपल, जैसे जहां पे भी आपको सिग्नल स्ट्रांग मिलते थे, ये जो आपके 2G नेटवर्क्स थे, ये मोबाइल फोन सिर्फ वहीं पर ही काम करते थे। इसके अलावा ये जो आपके 2G नेटवर्क्स थे, ये कॉम्प्लेक्स डाटा को हैंडल नहीं कर सकते थे, मतलब ना ही 1G ना ही 2G के थ्रू आप वीडियोस को शेयर कर सकते थे अपने दोस्तों के साथ। अब इसके बाद आपके 2G का एक एडवांस वर्जन आता है, जिसे हम कहते हैं 2.5G। इसमें हम GPRS टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम 2G से बेहतर स्पीड पा पाए इस 2.5G में। यहाँ पे जो आपकी डाटा स्पीड थी वो अप्रॉक्सीमेटली 64K से लेके लगभग 144 केबी पर सेकंड थी। आइए अब जानते हैं कि 2G और 2.5G में क्या फर्क था। देखिए, जो आपके 2.5G था इसे हम कहते हैं GPRS, whereas जो आपका 2G है इसे कहते हैं GSM। अब ये GPRS क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब यहाँ पे जो आपका 2G है इसमें हम यूज करते थे सर्किट स्विच नेटवर्क, whereas जो 2.5G था इसमें हम यूज करते हैं पैकेट स्विचिंग। इन 2G फोन्स में आप डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते थे, whereas 2.5G में आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेट से। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि स्विचिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपका एक मैसेज है, इस मैसेज को आपने सेंड किया, ये बहुत सारे नेटवर्क से होकर तब पहुंचता है आपके रिसीवर के पास। अब यहाँ पे मान लीजिए ये रिसीवर का नाम है बी। अब ए ने जो मैसेज सेंड किया था, बी तक पहुंचने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, इसी को कहा जाता है स्विचिंग। अब ये दो तरह से हो सकती है, एक होती है सर्किट स्विचिंग और दूसरी होती है आपकी पैकेट स्विचिंग। ये सर्किट स्विचिंग है, इसमें आपके पास एक फिजिकल लिंक एग्जिस्ट करता है ए और बी के बीच में, और जिससे ये आपका मैसेज ट्रैवल करता है ए से बी की तरफ। ये जो सर्किट स्विचिंग है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, और यहाँ पे एक डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट करता है बिटवीन सेंडर एंड द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पहले जमाने में टेलीफोन टावर्स देखे होंगे, सॉरी टेलीफोन पोल्स देखे होंगे, तो इस पोल से दूसरे पोल तक एक तार बिछी होती है, तो इसी तरह के कनेक्शन को हम कह सकते हैं एक सर्किट कनेक्शन। अब बात की जाए पैकेट स्विचिंग की, तो यहाँ पे आपके ए और बी के बीच में कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे आपकी दो लेयर्स के बीच में हमने डिवीजन कर रखी है, और जो आपका मैसेज है, मान लीजिए पूरा एक मैसेज है, इसको हम छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ते हैं। अब ये ब्लॉक इंडिपेंडेंटली चूज करते हैं कि उनके लिए कौन सा पाथ बेहतर रहेगा, जिससे उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच पाए। अब ये जो आपका मैसेज है ये रीअरेंज होता है आपके डेस्टिनेशन पे जाके, और कई बार रीअरेंजिंग में प्रॉब्लम के कारण ये ओरिजिनल से मैसेज अलग भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं 2.7G के बारे में। आइए अब जानते हैं कि जो आपके 3G नेटवर्क्स हैं इनमें क्या कमी पेशी रहेगी। देखिए, जो आपके 3G नेटवर्क है, पहले तो ये नेटवर्क है खुद बहुत एक्सपेंसिव। इसके अलावा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बिल्ड करने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इनकी कनेक्टिविटी के लिए आपको एक स्पेशल डिवाइस खरीदना पड़ता था, मतलब जो आपके स्मार्टफोन थे इसी दौरान लॉन्च हुए थे, जो कि उस समय काफी कॉस्टली हुआ करते थे, और इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी के एडेप्टेशन में काफी परेशानी आई। अब इसके बाद आती है आपकी 4G, और इंडिया में इसे कहते हैं LTE, जो टेक्निकली आपकी एक 4G सर्विस नहीं है। इस LTE की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यहाँ पे हम 4G टेक्नोलॉजी के साथ WiMAX का भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसे हम टेक्निकली एक 4G सर्विस नहीं मानते LTE को, क्योंकि इसमें आप ना तो 3GP रिलीज करते हैं और ना ही आप 9 डॉक्यूमेंट सीरीज को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 4G सर्विसेज कहते हैं उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन का डाटा सेंडिंग रेट है वो ऑलमोस्ट 1 GB पर सेकंड के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आपकी CDMA और GSM दोनों ही टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है, और आपकी डाटा की कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से आप रिसेंट टाइम में देखते हैं कि ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपए में आपको 90 दिन का इंटरनेट पैक मिल जाता है, वेरा सेम रेट में पहले 1 या 2 GB डाटा मिलता था। हम कई बार फोर्थ जनरेशन यानी 4G को मैजिक भी बोलते हैं, जिसका मतलब है मोबाइल मल्टीमीडिया, एनी टाइम एनीवेयर, ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विस, और इसी का निमोनिक है आपका मैजिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहीं तक पढ़ा था। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां पे हम 5G टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या, उसके बाद हम इसके लॉन्चिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये आपका अपग्रेडेड वर्जन है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का ही, जिसे हम आमतौर पे मोबाइल ब्रॉडबैंड भी कहते हैं। अमूमन जो आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है वो 3 बैंड्स में काम करती है। एक होती है लो बैंड या लो फ्रीक्वेंसी, दूसरी है आपकी मिड फ्रीक्वेंसी, और तीसरी है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। अब इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, जो आपका लो फ्रीक्वेंसी वाला चैनल होता है इसकी कवरेज बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर वॉइस की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं होती। साथ के साथ जो आपका डाटा ट्रांसफर रेट है वो भी काफी कम होता है, अमूमन 100 Mbps के आसपास। अब ये जो आपका मिड फ्रीक्वेंसी वाला चैनल है, यहाँ पे आपको जो स्पीड है वो काफी बेहतर मिलती है, बट यहाँ पे जो कवरेज है वो पहले की तुलना कम हो जाती है। अब इन दोनों केसेस को अगर हम देखें कि कौन से यूजर के लिए बेटर होगा, तो यहाँ पे जो आपकी मिड फ्रीक्वेंसी है उसको यूज कर सकते हैं आपके कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको स्पीड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और नंबर ऑफ पीपल वहां पे कम होते हैं। वेयरएज जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी है इसे हम यूज कर सकते हैं कॉमन पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करना है और स्पीड की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है।
अब लास्ट आता है आपका हाई बैंड, जहां पे आपको सबसे हाईएस्ट स्पीड मिलती है और इसकी जो नेटवर्क कवरेज एरिया है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। मतलब ये कई बार सिग्नल्स पेनिट्रेट भी नहीं कर पाते किसी बड़ी बिल्डिंग के थ्रू। अब यहाँ पे आम बात की जाए स्पीड कितनी मिलती है, तो लगभग 20 जीबी पर सेकंड की स्पीड मिल सकती है आपको यहाँ पे। अब यही बैंड हम यूज करते हैं 5G टेक्नोलॉजी में। अगर फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे हम यूज करने वाले मल्टीमीटर वेव स्पेक्ट्रम को। यहाँ पे जो आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के आसपास होगी। अब जिसकी वजह से ना केवल यहाँ पर आपकी स्पीड बहुत हाई है, बल्कि यहाँ पे आप बड़ा डाटा भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कोई मूवी या कोई वीडियो क्लिप। इसके अलावा इसे हाई स्पीड इंटरनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो ऑलमोस्ट 20 टाइम ज्यादा है आपके 4G नेटवर्क से। इसके अलावा मैंने बैंड के बारे में तो आपको बता दिया है, इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है लेटेंसी रेट। अब ये लेटेंसी रेट क्या होता है, मान लीजिए एक नेटवर्क में 4 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4। अब ये चारों ही आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में कितना डिले होगा या कितना क्विक ये कम्युनिकेशन होगा, इसी को कहा जाता है लेटेंसी रेट। मतलब जो आपकी लेटेंसी रेट की वैल्यू है उस समय मिनिमम देखने को मिलेगी। अब ये जो आपके 5G नेटवर्क्स हैं ये एक तरह का इनेबलर का काम करेंगे आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, एआई टेक्नोलॉजीज में या क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसके अलावा जैसे बिग डाटा ऐसी चीजों में भी एक क्रूशियल इनेबलर का काम करेंगे। जब आप बिना रोक टोक अपने इंटरनेट का आनंद ले पाएंगे, तभी तो आप इन टेक्नोलॉजीज के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे और इन्हें और बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी टेक्नोलॉजीज डिपेंडेंट है इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा इससे एक बिग बूस्ट मिल सकता है इंडिया के मोबाइल बैंकिंग सेक्टर को और हेल्थ केयर सेक्टर को भी। उसके अलावा मेजर बेनिफिट देखने को मिल सकता है आपको एजुकेशन सेक्टर में भी। अब इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड में, क्योंकि जब आप आईसीटी को कंप्लीटली समझ पाएंगे, जैसे सुपर कंप्यूटिंग या इन सब चीजों को, तो आप इनके बेनिफिट्स को एक लार्ज स्केल पे समझ पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स में ये जो बेनिफिट है ये कॉमन है। अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटिंग की या क्वांटम कंप्यूटिंग की या 5G कम्युनिकेशन की, तो इन सभी का आपको इंपैक्ट दिखता है हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। अब ये आप होलिस्टिक मैनर में तभी समझ सकते हैं जब आपने बाकी टॉपिक भी अच्छे से कवर कर रखे हो, तो इसको हम बिल्कुल एंड में समझेंगे। आइए आप समझते हैं कि भारत में किस तरह का काम चल रहा है 5G टेक्नोलॉजी पे। देखिए जो आपकी भारतीय एयरटेल है, इन्होंने एक्सन के साथ मिलकर ऑलरेडी मोबाइल फोन की टेस्टिंग कर चुके हैं और बहुत ही जल्द इनका 5G नेटवर्क रोल आउट होने वाला है बहुत से बड़े शहरों में। उसके अलावा ये जो आपका वोडाफोन इंडिया है, इन्होंने भी बहुत से टेस्ट कंडक्ट किए हैं ताकि ये एक बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके 5G टेक्नोलॉजीज के लिए। उसके अलावा जो आपका रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, इन्होंने इंडिजिनसली बिल्ड किया 5G नेटवर्क्स को और बहुत सारे ट्रायल कंडक्ट किए हैं, ना केवल इन 5G की स्पीड से रिलेटेड बट इनकी कनेक्टिविटी विद द ड्रोन आल्सो। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि 2020 तक हम अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि इसी दौरान हमें देखने को मिलता है कोविड, जिसकी वजह से ये जो प्रपोजल थे ये काफी डिले हो गए हैं और आने वाले 2022 में यानी ऑलमोस्ट 2 साल के लंबे इंतजार के बाद हम इन सर्विसेज को कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च कर रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर। इन सभी सिटीज में आप आने वाले समय में इन 5G नेटवर्क्स को एंजॉय कर सकते हो। 5G के बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे ये बहुत ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी आपकी 3G या 4G। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड की स्पीड भी इंक्रीज मिलेगी और जो आपकी बैंडविड्थ है वो काफी बड़ी है, 3 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये भी एक एडिड एडवांटेज है। और लास्ट है, आप बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं 5G नेटवर्क से, जिससे आप कई और टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठा सकते हैं। अब वर्ल्ड में पहली बार कहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, तो वैसे तो डिबेट है यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में, बट साउथ कोरिया ने प्योंगयांग में विंटर ओलंपिक्स अरेंज किए थे, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड पहली बार हम मानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 3G से बेहतर थी आपकी 4G, अब 4G से बेहतर है आपकी 5G। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 3G और 4G में स्पीड का बहुत ज्यादा अंतर था, और इतना ही अंतर हमें 4G और 5G के बीच में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपकी 5G है वो लगभग 20 गुना ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू योर 4G। अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की, जहाँ पे हम यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज को। अब यहाँ पे जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है ये एज एड ऑन काम कर रही है, जिससे हम इंटरनेट ऑफ थिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी तरह की सर्विसेज का लुत्फ उठा पाएंगे। वर्ल्ड लेवल पे इसका रोल आउट स्टार्ट हुआ था 2019 में और लगभग 2024 तक इसका रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक 5G हैकाथॉन कंडक्ट करवाया था, जिसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जहां पर ना केवल गवर्नमेंट की एजेंसीज बल्कि वेरियस इंडस्ट्रीज के साथ साथ कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया। इस हैकाथॉन में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, जैसे आपके स्टूडेंट्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, जो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और कई कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे लाइक रजिस्टर्ड कंपनीज, तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और खासकर एनआरआईज ने भी। और यहाँ पे हमारा फोकस था ऐसी टेक्नोलॉजीज और आइडियाज पे जिन्हें हम कन्वर्ट कर सके वर्केबल 5G प्रोडक्ट्स में। मतलब कुछ लोगों के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज होते हैं, अब ऐसा होता है कि उनके पास फंडिंग नहीं होती, तो वो फंडिंग प्रोवाइड करवाने का काम इस हैकाथॉन में किया गया है। अगर आपका आइडिया वर्केबल है तो उसके ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब ये जो 5G हैकाथॉन है इसे हमने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी 2020 में। ये एक लार्जेस्ट डिजिटल टेलीकॉम फॉर्म है, जहां पर ना केवल गवर्नमेंट बल्कि सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन जो है इंडिया की, वो भी पार्टिसिपेट करती है। उसके अलावा हमने एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म की थी, जिसे 3 प्रायोरिटी एरियाज पे वर्क करना था। पहला तो है डिप्लॉयमेंट, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी बनी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। दूसरा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब इंडिया में R&D कंडक्ट करें और इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि जो 5G टेक्नोलॉजी है ये इंडिजिनियसली हम बिल्ड कर सके। चौथा है आपका मैन्युफैक्चरिंग, ताकि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके 5G टेक्नोलॉजी के लिए। आइए अब एक बार देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन 4G एंड 5G। तो देखिए यहाँ पे आपको लेटेंसी रेट दिख रहा है, यहाँ पे आपका लेटेंसी रेट है 10 और यहाँ पे है 1। तो लेटेंसी रेट जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेज हैं, तो कितना टाइम लेते हैं ये डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करने में, तो ये होता है लेटेंसी रेट। अब यहाँ पे ये 10 माइक्रोसेकंड के आसपास है और यहाँ पे ये 1 माइक्रोसेकंड है, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम यहाँ पे कम है तो आपके डिवाइसेज यहाँ पे और बेटर वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पीक डाटा रेट है यहाँ पे है 1 GB और यहाँ पे आपको लगभग 20 GB के आसपास देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके स्पेक्ट्रम है वो 3 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 गीगाहर्ट्ज के आसपास। और लास्ट में जो आपकी कनेक्टिविटी है वो ग्रेटर प्रोवाइड कर सकते हैं आप 5G नेटवर्क्स के थ्रू। आइए आप समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए ये जो आपकी वेरियस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे ये रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, ये सभी मिला के आपके बनते हैं स्पेक्ट्रम। अब जो हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हम उसमें बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज की।
जिन पे सभी तरह के कम्युनिकेशन सिग्नल वर्क करते हैं। अब ये जो आपकी रेडियो सिग्नल्स हैं या फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए अलग अलग यूज करते हैं इन्हें। फॉर एग्जाम्पल स्पेस कम्युनिकेशन के लिए अलग तरह का यूज होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए अलग तरह का, ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलग, रेडियो नेविगेशन के लिए अलग, और जैसे मोबाइल सेटेलाइट सर्विसेज, एरोनॉटिकल सेटेलाइट सर्विसेज और डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये बाकी नेचुरल रिसोर्सेज से थोड़ा अलग है। कैसे? अगर आप एक आयरन का मेटल पीस है आपके पास और आप इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब आप इसे डिप्लीट करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये एक दिन खत्म हो सकता है। बट ये जो स्पेक्ट्रम है, अगर आप इसे एफिशिएंटली, मतलब जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है यूज करने के लिए, अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो इंडिया को स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है, ये सबसे ज्यादा क्राउडेड है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी बड़ी है। अब इसकी वजह से आप देखते हैं इंपैक्ट इसकी क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कॉल ड्रॉप हो जाता है, आप अपने कई बार मैसेज नहीं भेज पाते हैं। इसके कारण हमारे बहुत से रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, जो आपका एम रेडियोज होते हैं वो लगभग इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। इसके बाद ये आपका ब्रॉडकास्ट टीवी है, ये 500 मेगाहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक वर्क करता है। उसके अलावा जो सेलफोन है ये 1 गीगाहर्ट्ज से कम से शुरू होते हैं और लगभग 2.5 से 3 गीगाहर्ट्ज तक ये वर्क करते हैं। अब इनमें कई एरियाज में आप जीपीएस सर्विसेज या सैटेलाइट रेडियोस को भी देखते हैं। उसके अलावा जो आपके 3 गीगाहर्ट्ज है, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे आपको देखने को मिलता है वेदर रडार, और 4 गीगाहर्ट्ज पे आपको देखने को मिलता है केबल टेलीविजन सैटेलाइट्स। उसके अलावा जो आपके वाईफाई नेटवर्क्स हैं, हाईवे के टोल टैग्स हैं, ये सभी इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं बियॉन्ड 4। अब देखिए यहाँ पे जब हम 1G की बात करते हैं तो आपको याद रखना कि ये 824 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वर्क कर रहा था। उसके अलावा जो आपका 2G है वो लगभग 1800 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा था, और जो ये 3G था ये आपका लगभग 2.1 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा था, और जो आपका 4G है वो 3 गीगाहर्ट्ज पे, और जो आपका 5G है वो 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में वर्क करता है। अब अगर बात की जाए कि रेडियो वेव होती क्या है, तो ये पार्ट है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसकी फ्रीक्वेंसी है लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से लेके आपके 30 गीगाहर्ट्ज तक। ये रेडियो वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं आपके स्पेस से विद स्पीड ऑफ लाइट। उसके अलावा इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। आइए अब बात करते हैं मोबाइल स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए जनरली हम बहुत सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जैसे सीडीएम में फोन्स थे, इनमें हम 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज करते थे। 2G में हम 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, और 3G और 4G में हम लगभग 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज करते थे। टेक्निकली जो भी आपके फ्रीक्वेंसी बैंड है उसे हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब इन स्पेक्ट्रम को अलॉट कौन करता है? देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो आपकी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होती है, बट इंडिया लेवल पे जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी एक ब्रांच है वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे क्रिएट किया गया था 1952 में। ये एक्ट करती है एज अ नेशनल रेडियो रेगुलेटरी अथॉरिटी, और यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा किस तरह के लाइसेंसेस इशू होते हैं, किस तरह का हमें वायरलेस नेटवर्क चाहिए, इन सभी चीजों को देखती है ये एजेंसी। आइए अब समझते हैं रिजर्व प्राइस क्या होते हैं। आने वाले समय में ये बहुत न्यूज में रहने वाला है जब 5G नेटवर्क की नीलामी होगी। अब ये रिजर्व प्राइस एक मिनिमम अमाउंट है जिससे ऑक्शन आपकी स्टार्ट होती है, मतलब ये ऐसा प्राइस है जो हर एक को नहीं पता होता। ये एक हिडन मिनिमम प्राइस है, जो लोएस्ट प्राइस है जिससे मैं अपनी चीज को बेचना शुरू करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करें स्पेक्ट्रम की, तो ऑक्शन के दौरान इससे नीचे गवर्नमेंट आपके स्पेक्ट्रम को बेच ही नहीं सकती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम एक बहुत ही स्कार्स रिसोर्स है, मतलब कम मिलता है हमें, और इसे हमें मैनेज करना होता है एफिशिएंटली। तो जितने ज्यादा बिडर आएंगे उतना ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। अब क्योंकि कंपटीशन होगा तो गवर्नमेंट को इससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद रहती है। उसके अलावा यहाँ पर आप इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हर एक पर्सन को अलाउ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं बंदों को इस सर्विसेज को, यानी कि ये जो आपके 5G नेटवर्क्स हैं या 4G नेटवर्क्स हैं या स्पेक्ट्रम है, आप उन्हीं लोगों को बेचते हैं जो इसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। अब ये जो आपके बायर्स होते हैं इन्हें कभी भी रिजर्व प्राइस नहीं बताया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सरकार को घाटा हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि गवर्नमेंट ही क्यों बेचती है इस स्पेक्ट्रम को। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट के पास इस रिसोर्स की ओनरशिप है, मतलब गवर्नमेंट इसको संभालती है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो इससे जो जनरेट होता है रेवेन्यू, उसको हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोग्राम पे यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ही बेचती है इस रिसोर्स को, यानी आपके स्पेक्ट्रम को। आइए अब समझते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। देखिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इन्हें हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। अब एफिशिएंसी दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन चैनल्स को अलॉट करना होगा यूजर्स को मल्टीपल वे में। तो इसी को कहा जाता है आपकी मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब जो आपका डाटा है ये एक कम्युनिकेशन चैनल से पास करेगा। अब यहाँ पे ये जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है इसमें सिर्फ लिमिटेड यूजर को ही आप अलाउ कर सकते हो। तो इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि बहुत से यूजर्स की कॉल ड्रॉप होती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग जैसी सर्विसेज को यूज करते हैं। अब ये वर्क कैसे करती है? मान लीजिए आपकी मल्टीपल इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 एन नंबर के इनपुट है। इन्हें हम मल्टीप्लेक्सर को यूज करके एक सिंगल बिम में कन्वर्ट कर देंगे या एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे ही ये रिसीवर एंड पे पहुंचेगी हम इसे डीमल्टीप्लेक्सर करेंगे, मतलब जो आपकी स्ट्रीम है इसे एक से अनेक में फिर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, जहां पे हम मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ एक सिंगल डाटा लिंक में भेज सकते हैं। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। मान लीजिए ये आपका PC1 है, PC2, PC3 और ये PC4। अब यहाँ से इन सभी की इन्फॉर्मेशन को एक बिम में कन्वर्ट कर दिया हमने डाटा की यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे आपके जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये इसे डिकोड करेंगे और फिर से इन्हें ऐसे ही मल्टीपल सोर्सेज पे भेज देंगे। अब इस मेथड को कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। आइए अब देखते हैं कितने टाइप की हो सकती है आपकी मल्टीप्लेक्सिंग। पहली है आपकी FDMA, दूसरी आपकी TDMA और तीसरी आपकी CDMA। अब इन तीनों ही मेथड में हम तीन अलग अलग चीजों से आपकी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। जैसे पहले मेथड में हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं और हम इस फ्रीक्वेंसी को अलॉट करते हैं वेरियस यूजर्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 इन चारों फ्रीक्वेंसी को चार अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे जो आपका फोर्थ यूजर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, वेयरएज जो आपका फर्स्ट यूजर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो है। अब यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट ये है कि इसके
इसकी जो वॉइस क्लैरिटी होगी यूजर 1 के केस में वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और यूजर 4 के केस में ये वॉइस क्लैरिटी काफी पुअर हो जाएगी। इसके बाद बात की जाए टीडीएमए की, तो यहाँ पे हम टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करते हैं और इन टाइम स्लॉट्स में हम वेरियस फ्रीक्वेंसीज को भेजते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसे कहा जाता है टीडीएमए। अब आती है तीसरी आपकी सीडीएमए। सीडीएमए में हम एक ही टाइम पे वेरियस फ्रीक्वेंसीज को मूव करवाते हैं। यहाँ पे जैसे आपका हाई एंड गो, तो ये दोनों ही मूव करें साइमल्टेनियसली एक साथ, तो ये है आपका सीडीएमए। और यही कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता भी रखा है। आइए अब जानते हैं कि ब्लूटूथ क्या होता है। बेसिकली ये एक तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। मतलब यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है 2.45 गीगाहर्ट्ज की। वैसे तो ये 2.40 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.48 गीगाहर्ट्ज के बीच में है, बट फिर भी हम ये मान लेते हैं कि ये 2.45 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करती है। अब हुआ ये था कि इंटरनेशनली सभी कंट्रीज एग्री करती हैं कि हम एक ऐसी बैंडविड्थ को छोड़ देंगे जिसे इंडस्ट्रीज और साइंटिस्ट और मेडिकल डिवाइसेज में हम यूज कर सकें। अब इन ब्लूटूथ की जो कैपेसिटी है, यानी जो इनकी रेंज है, दैट इज अराउंड 100 मीटर इन आउटडोर और लगभग 40 मीटर है आपके इंडोर में, मतलब घरों के अंदर, क्योंकि दीवार होती है तो यहाँ पे आप सिर्फ 40 मीटर तक ही डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, वेयरएज बाहर आप लगभग 100 मीटर तक के डिस्टेंस में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं क्यूआर कोड की और इसके एप्लीकेशन की। देखिए कोड क्या होता है, ये एक तरह का शॉर्टकट है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज को। अब आप अक्सर मैगी या कुछ मार्केट से चीजें खरीदने जाते होंगे तो वहां पे आपको लास्ट में कुछ ऐसे ऐसे बार्स दिखती होंगी, तो इसे कहा जाता था बार कोड। इसे हम कई आर्टिकल्स के प्राइसेस को देखते थे और हम आर्टिकल के बारे में भी जान पाते थे। इन बारकोड्स में उस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन क्योंकि स्टोर होती थी। अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें एक डेडिकेटेड आइटम चाहिए होता था या डिवाइस चाहिए होता था जिससे हम इस बारकोड को डिकोड कर सकें। इसमें हम इंफ्रारेड रीडर्स को यूज करते थे। अब इसी की नेक्स्ट जनरेशन आती है आपकी क्यूआर कोड। इसका ओरिजिनल मतलब है क्विक रिस्पांस, मतलब एकदम से आपको कोई रिस्पांस मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको किसी अलग डिवाइस की जरूरत नहीं है बारकोड क्यूआर कोड को रीड करने के लिए। यहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन्स को ही यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी बारकोड की तरह इन्फॉर्मेशन ही स्टोर की है, बट बारकोड में आपने वन डायमेंशन में स्टोर की थी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप टू डायमेंशन में स्टोर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा ये जो आपके बारकोड्स होते हैं ये आप एक डायरेक्शन से ही रीड कर सकते हैं, बट ये जो आपके क्यूआर कोड्स हैं ये 360 डिग्री कवरेज देते हैं, मतलब ओमनी डायरेक्शन, जिससे आप किसी भी एंगल पे खड़े हो आप इन क्यूआर कोड को इजीली स्कैन कर सकते हैं। अब ये जो आपके क्यूआर कोड होते हैं इसमें हम स्टोर कर सकते हैं ऑलमोस्ट 7089 डिजिट्स को। जो ट्रेडिशनल आपके बार कोड्स होते हैं उसमें हम सिर्फ 20 डिजिट तक ही स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो आपके क्यूआर कोड्स हैं इसमें आप 30% एरर को झेल सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ, मान लीजिए आपका ये क्यूआर कोड है, इसका हल्का सा यहाँ से पार्ट फट जाता है, तब भी जो आपका क्यूआर कोड स्कैनर है वो उसे करेक्ट पढ़ सकता है। अब यहाँ पे आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, आप पिक्चर स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, नंबर्स और यूआरएल भी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोई डेडिकेटेड सोर्स की जरूरत नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन से ही इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब इसे हम बहुत वाइडली यूज करें, जैसे आप विकिपीडिया टाउन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जो साउथ वेल में लोकेटेड है। अब यहाँ पे हमने हर चीज के ऊपर क्यूआर कोड को यूज किया ताकि लोग इन क्यूआर कोड को स्कैन करें और इजीली जो टूरिस्ट है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब इससे फायदा ये है कि इन टूरिस्ट को हर जगह हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। आइए अब बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन की। ये एक तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन है जहाँ पे यूजर्स रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप छोटे से डिस्टेंस में ही डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके डिवाइसेज हैं उनकी पावर कंजम्पशन बहुत कम है या ऑलमोस्ट पावर यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन ये छोटे डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिलीवरी का मेथड है। अब यहाँ पे जो आपका डाटा है वो थोड़ा कम होता है। आप ऐसा नहीं है कि 1 जीबी की फाइल को इस नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हैं, नहीं, उसमें थोड़ी लिमिटेशंस है। अब यहाँ पे आपको डिवाइसेस को पेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक क्लिक या स्वाइप करके भी इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने एटीएम कार्ड को यूज किया होगा। आजकल जो एटीएम कार्ड आ रहे हैं उनके ऊपर एक चिप लगी होती है, जिसके कारण अगर आप उस कार्ड को डिवाइस के ऊपर टैप भी करते हैं तो लगभग 2000 रुपए तक की आप ट्रांजेक्शन बिना किसी पिन के कर सकते हैं। तो इसी तरह के डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब ये हम यूज कर सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, आइडेंटिफिकेशन में, बैंकिंग सेक्टर में, तो ऐसे वेरियस सेक्टर्स हैं जहां पे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अब यही कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं। जैसे आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, वेंडिंग मशीन में, बस की फी पे करनी है या टिकट खरीदनी है या किसी कॉन्सर्ट की टिकट खरीदनी है, तो इन सभी चीजों में नियर फील्ड कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि इसमें काफी सारे सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसके कारण आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो तक लीक हो सकती है। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ये टू वे है, मतलब बोथ डायरेक्शन में, इस ए मशीन से बी मशीन तक और बी से ए तक। आपके मोबाइल फोन में एक कॉइल लगी होती है जिससे करंट जनरेट होता है। अब ये जो करंट है इस इंड्यूस करंट को रिसीव करता है आपकी स्मार्ट टैग और यहाँ से सिग्नल को वापस भेजा जाता है सेलफोन्स पे। अब ये आपका जो सेलफोन है इस कनेक्शन को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है और आपकी जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब अब आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। समराइज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस फोन में एक कॉइल है, इस कॉइल से इस चिप में आप करंट को इंड्यूस करते हैं और फिर ये वापस एक सिग्नल भेजता है इस फोन पे, और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप ना केवल उसे रीड कर सकते हैं बट कैप्चर भी कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट में ये टैग लगा होता है। अमूमन आपके टोल प्लाजा के जो टैग हैं, जो फास्ट टैग बोलते हैं हम, उसमें इसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, जिसे आप काफी दूर से रीड कर सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, लाइन ऑफ साइट की। मतलब आपका जो स्टिकर है या कुछ भी है वो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए RFID डिवाइसेस के। अब यहाँ पे आप इन्हें रीड कर सकते हैं लगभग 100 मीटर से, और यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन है ये सिर्फ वन वे है। अब यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए एक एंटीना लगा होगा, ये एंटीना एक सिग्नल भेजेगा। अब ये टैग इस सिग्नल को रिसीव करेगा और वापस अपनी इंफॉर्मेशन को
वापस इस रिसीवर पे भेज देगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन रिसीवर रिसीव करता है, वो मनी डिटेक्ट कर लेता है आपके फास्टैग में से। ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए ये आपका रीडर है, ये आपका एंटीना है। एंटीना ने सिग्नल भेजा, ट्रांसपाउंडर ने वापस सिग्नल भेजा। अब ये रीडर इसे रीड करेगा और कंप्यूटर सिस्टम में ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। तो कुछ इस तरह से वर्क करते हैं आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आइए अब बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया की। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि टेलीफोन डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया में लगभग 100 लोग रहते हैं। अब इन 100 लोगों में से कितने लोग टेलीफोन्स को यूज करते हैं, दैट इज टेलीफोन डेंसिटी। अगर बात की जाए इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन की, तो ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, जहां पे आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मिलते हैं। इसमें से कुछ मोबाइल फोन को यूज करते हैं और कुछ यूज करते हैं आपके लैंडलाइन को। अब इसके अलावा जो इंडिया की टेलीकॉम डेंसिटी है या टेलीफोन डेंसिटी है, दैट इज रफली अराउंड 90.23%। मतलब 100 में से लगभग 90 लोग आपके यहाँ पे फोन यूज करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर गांव में फोन पहुंच चुके हैं, बट फिर भी जो आपके रूरल एरियाज हैं, यहाँ पे आपको 57% लोगों के पास ही मोबाइल फोन मिलता है। बट अर्बन एरिया में ये बढ़कर 160% हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको 90% पे ये देखने को मिलता है। अब रीसेंट टाइम में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। आइए मैं आपको एक बार स्टोरी समझा देता हूँ, इसकी डिटेल में हम कल चलेंगे। अब देखिए जो आपके मोबाइल फोन कंपनीज होती हैं, इनके पास कई सोर्सेज से पैसा आता है। अब कैसे? मान लीजिए ये आपकी एयरटेल की एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के रेंट से भी तो एयरटेल को पैसा आएगा ना। मान लीजिए कोई उसके अलावा मान लीजिए कोई टावर है, ये टावर खराब हो चुका है, अब मैं इसे रद्दी के भाव में बेच देता हूँ तो इससे भी पैसा आएगा। तो इन सभी चीजों से जो टेलीकम्युनिकेशन को पैसा आ रहा है, प्लस जो ये अपनी सर्विसेज देकर पैसा कमा रहे हैं, इन दोनों को मिला के जो रेवेन्यू बनता है, गवर्नमेंट कहती है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों को इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। अब इसमें जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये कहते हैं कि आपकी ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी गलत है। पहले ही हमारे सेक्टर पे काफी स्ट्रेस है, क्योंकि जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा कम है और हमें इतना पैसा बच भी नहीं रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को हमसे नहीं वसूल करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए डेवलपमेंट स्कीम के लिए। अब यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं, इनके पास खुद भी पैसा नहीं है। तो आगे चलकर 2015 में ये जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये चली जाती है टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो डेफिनेशन 2005 में गवर्नमेंट ने दी थी, जिसमें हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद 2019 में इस ट्रिब्यूनल के फैसले को अपहेल्ड करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट इन कंपनीज को कहता है कि आपको 1.47 लाख करोड़ देने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 2020 में ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आपके ऊपर या जो आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम प्रोसीडिंग चला देंगे। आइए जानते हैं कि क्यों कंपनी इन रेवेन्यूज को पे नहीं कर पा रही। देखिए जो आपके जो प्राइसेस हैं, ये बहुत ज्यादा कम है। ग्लोबल लेवल पे आपको 1 GB डाटा के लिए 8 रुपए किसी देश में नहीं मिल सकते। मतलब जो इंडिया में टेलीकॉम नेटवर्क का रेट चल रहा है वो सबसे कम है। उसके अलावा जो इनका रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू, ये पहले की तुलना अब कम हो चुका है। और उसके अलावा जो इनका सेक्टर स्पेसिफिक ग्रॉस रेवेन्यू है, ये भी लगभग 25% से कम हो चुका है। अब इसी वजह से एक हमने कमेटी बनाई थी जिसका नाम रखा राजीव गाभा कमेटी। इसे बनाया गया था 2019 में, ताकि जो आपके स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, इसे हम ईज आउट कर सकें। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा आरकॉम का। रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत अच्छे ढंग से वर्क कर रही थी काफी साल तक, बट रिसेंट टाइम में हमने ये देखा है कि ये कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको इस राजीव गाभा कमेटी को याद रखने की जरूरत है। यूपीएससी कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अब इस टॉपिक की डिटेल में हम कल के लेक्चर में चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।